हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बताने वाले हैं टॉपिक फिजिक्स का है, क्लास 12th है ना। और टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर 1 के बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 के छोटे छोटे प्रश्न जितने भी थे सारे को कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर 1 से जितने भी थोड़े बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें बताना। उसमें से पहला आता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, उससे पहले जानना पड़ेगा आपको ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसी के कारण तो हमको निकालना है ना अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति। पहले समझना पड़ेगा ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो चलिए बताते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ये था हमारा प्रश्न कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन आपको विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसका, उसको आप समझ लीजिए। और ऐसे ही मैंने पिछले वीडियोस में इसे बता चुका हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए यदि वो वीडियो को नहीं देखा है। विद्युत द्विध्रुव दो बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर तथा विपरीत आवेश किसी निश्चित अल्प दूरी पर स्थित हों। दो बराबर एवं विपरीत आवेश किसी निश्चित अल्प दूरी पर स्थित हो वह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर चित्र से आप समझ लीजिए, दो बराबर हैं, ये दोनों आवेश बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत आवेश है, एक ऋण है एक प्लस आवेश है। इन दोनों के बीच अति अल्प दूरी या अल्प दूरी कितना है 12, अल्प दूरी पर स्थित हो। जो दो आवेश के बीच में अल्प दूरी कितना है 12, उस पर स्थित है, उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये जो चित्र है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है। यह चित्र है वह एक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है जिसमें दो आवेश ऋण Q तथा धन Q एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके कारण अक्षीय स्थिति पर व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जिसमें दो आवेश ऋण Q तथा धन Q एक दूसरे के अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए व्यंजक। तो हमने बता दिया आपको ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब हम बताते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को। क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यही हम लोग का मेन टॉपिक, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अक्षीय स्थिति यानी क्या होता है, अक्ष की ओर स्थिति उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। सबसे पहले ये चित्र आपको देख लीजिए, ये है ए और बी, ए बी जिसमें -Q और +Q आवेश है और इन दोनों के बीच अल्प दूरी 2L है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव को हमने लंबा खींचा, इसे खींचा और यहाँ पर E1 पर इसे समाप्त किया। ठीक है, और E2 जो है उसके विपरीत ओर जा रहा है। E2 क्या है, E है एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जो कि उसके दूसरे विपरीत दिशा में जा रहा है। और E2 और E1 के मध्य एक बिंदु P है और ये जो AB विद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य भी बिंदु P है। ठीक है, और AB की लंबाई कितनी है 12 और ये बिंदु O जो है उससे R दूरी पर बिंदु क्या है P है। मतलब O और P की दूरी कितनी है R है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा चित्र। ये चित्र आपको बनाना है एग्जाम में यदि अक्षीय स्थिति पूछा। ठीक है, तो चलिए
इस चित्र का थोड़ा सा वर्णन करते हैं, ठीक है। चलिए, चित्र विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना चित्र आपको बना लिया। अब इस चित्र का थोड़ा आपको बखान करना है, मतलब वर्णन करना है। चलिए करते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। ए बी जो है एक विद्युत द्विध्रुव है, और मैंने शुरुआत में बता ही दिया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, उसको और बताने की ज़रूरत नहीं है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है 2L। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2L होती है, इसलिए 2L है, तथा आवेश क्या है Q, और आवेश देख सकते हैं Q है। माइनस Q प्लस Q से थोड़ी मतलब है, आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से। तो आवेश कितना होगा Q। इस विद्युत द्विध्रुव की, ध्यान से पढ़िए, इतना तो आपको समझ आ गया। इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हम क्या निकाल रहे हैं, अक्षीय स्थिति। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति, अक्ष की स्थिति में अक्ष की स्थिति में r दूरी, ये जो r दूरी है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। वही जो मैंने आपको शुरुआत में जो चित्र आपको देखना है और उस चित्र के बारे में वर्णन करना है। जैसे मैं लिखा हूँ आप वैसे वर्णन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया इसके अक्षीय स्थिति के चित्र के बारे में थोड़ा वर्णन। अब चलिए मैथमेटिकल पार्ट जो हमें व्यंजक निकालना है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम इसके व्यंजक की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसका चित्र का थोड़ा वर्णन किया। तो अब हम सीधा बताएंगे इसका व्यंजक। चित्र हम लोग के सामने है, इस चित्र का ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा है देखिए, बिंदु P पर, मैंने पिछले ही, जब आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, जब मैंने वर्णन करा रहा था चित्र का, उसमें लिखा था कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जो भी काम होने वाला है इस बिंदु P पर ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए अब चित्र से देख लेते हैं क्या लिखा है। चलिए, बिंदु P पर आवेश Q कहाँ है, ये बिंदु P पर है, सॉरी बिंदु B पर है। तो प्लस Q जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारा E1, ठीक है। चलिए, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4πε0 Q बटे R माइनस L। अब ये R माइनस L क्यों हुआ, उसका एक रीज़न है, देखिए, ये देख लीजिए, यह B से हमें P तक जाना था और कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E1 की। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, ये B से E1 तक की दूरी में देखेंगे तो ये तो है 2L, मतलब एक यहाँ L होगा, एक यहाँ L होगा, ये हो गया एक L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। तो हमने यहाँ लिख दिया R माइनस L, ठीक है, ये होगा। तो बिंदु P पर आवेश Q प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और उसका मान होगा ये, ठीक है। इसे याद भी कर सकते हैं। और जो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी दिशा BP की ओर। अब दिशा BP की ओर क्यों, क्योंकि ये B से P की ओर जा रहा है, इसलिए इसकी दिशा BP की ओर होगी, ठीक है। चलिए अब बताते हैं दूसरा, तथा बिंदु P पर आवेश ऋण Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब उसे देख लेते हैं। अब पहला तो प्लस Q के कारण हुआ, अब ऋण Q के कारण देखते हैं। ऋण Q के कारण हो जाएगा E2, और वह वही होगा 1/4πε0 Q बटे R धन L। अब यहाँ R धन L क्यों हुआ, क्योंकि इसके देख लीजिए, इसकी दिशा जो है
E2 की दिशा विपरीत है, इसलिए हमने R धन L लिखा। बाकी रीज़न सेम टू सेम है। और इसकी दिशा क्या है देख लीजिए, दिशा क्या है, PA की ओर, क्योंकि ये P से A की ओर आ रहा है। क्योंकि देखिए E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह अंदर आ रहा है, ना कि E1 की तरह बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया E1 और E2 निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम दर्शाते हैं E से। तो हमें निकालना है E। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने E1 E2 निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना तो है E निकालना है। तो आगे देखते हैं हम क्या लिखते हैं। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब हमें इसका परिणामी तीव्रता E निकालना है। तो हमने लिख दिया E बराबर E1 ऋण E2। ठीक है, हमने E1 से E2 को घटा दिया तो हमें मिल जाएगा E। चलिए घटा लेते हैं। E1 क्या है हम लोग लिख लेते हैं पहले। E1 है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R ऋण L का वर्ग। और E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R धन L का वर्ग। ठीक है, ये हम लोग का E1 E2 है। इन दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो उसे हम एक बार बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं ये नहीं, इसके साथ Q भी देखिए, दोनों में Q भी है तो Q भी बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अंदर में क्या बचा हमारे पास अंदर में बचा 1/R माइनस L का वर्ग बचा, और बचा 1/R धन L का वर्ग बचा। ठीक है, हमारे पास अंदर में क्या बचा, ये बचा। अब इसे आगे हल करते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, A धन B का होल स्क्वायर, A ऋण B का पूर्ण वर्ग। ये दोनों का आपको सूत्र याद रहना चाहिए। इसका सूत्र मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसका सूत्र होता है A वर्ग धन 2AB धन B वर्ग। इसका सूत्र होता है A वर्ग ऋण 2AB धन B वर्ग होते हैं। ये सूत्र का उपयोग यहाँ होगा, क्योंकि देखिए R माइनस L R धन L है। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का यूज़ करेंगे। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं। सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लो, इसको इधर 1 से गुणा करो, R ऋण L को भी 1 से गुणा कर लो। चलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ हो जाएगा R धन L का वर्ग ऋण R ऋण L का वर्ग, और बटे में हो जाएगा इन दोनों का गुणा, और ये होता है R स्क्वायर ऋण L स्क्वायर का स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला का यूज़ हुआ, हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर बराबर होता है A धन B A ऋण B। ये फार्मूला का यूज़ हुआ, वो फार्मूला मैं लास्ट में आपको लिख दूंगा। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब हमने A धन B और A ऋण B का फार्मूला लगाना है। पहले मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ और लास्ट में आपको बता दूंगा किन किन फार्मूला का यूज़ हुआ। चलिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर हो इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा R वर्ग धन 2RL धन L का वर्ग ऋण, फिर यहाँ पर कोष्टक में है, कोष्टक में फार्मूला लगाएंगे R वर्ग ऋण 2RL धन L का वर्ग हो गया। ठीक है, ये फार्मूला लगा, और नीचे का जस का तस रहेगा R वर्ग ऋण L वर्ग का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक खोलते हैं, थोड़ा इसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक खोलेंगे R स्क्वायर धन 2RL धन L स्क्वायर ऋण R स्क्वायर धन ऋण का ऋण, ऋण ऋण का हो गया धन 2RL, और धन ऋण का हो गया ऋण L स्क्वायर। तो ये ऋण धन का क्या हो गया, ऋण हो गया, और ये हो जाएगा R स्क्वायर ऋण L स्क्वायर का स्क्वायर।
यदि आप गणित के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, लेकिन आप थोड़े बायो के स्टूडेंट हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए ये आर कट गया, एल और एल कट गया, हमारे पास बचा ये दोनों, उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा Q/4πε0 और यहाँ बचा 4RL/R² का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब देखिए आगे देखते हैं अगले पेज में। तो हमारे पास क्या बचा, देख लीजिए 4RL और ये सब बचे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम सुना होगा। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। वो आपको वो होता है P यानी होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए पहले लिख लेते हैं इसे, और किस प्रकार से लिख लेते हैं वो देख लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4RL को क्या लिख सकते हैं हम, 4RL को हम लिख सकते हैं 2L। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। क्या किया हमने, 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। LR को बस हमने पीछा कर दिया, पीछे लिख दिया एक दूसरे के, और नीचे का तो जस का तस रहेगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम ऐसे लिख देते हो कि Q के साथ हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है, 2L ऐसा लिखा हमने। Q × 2L, ये 2L है हमने Q के साथ गुणा में लिख दिया और लिखा 4πε0 और यहाँ पर लिखा 2R, यहाँ मिला R² - L² का स्क्वायर। अब देखिए ये Q × 2L जो होता है वह होता है बराबर E के, P के बराबर होता है, P/4πε0 2R/R² - L² का स्क्वायर। अब जो P होता है इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो होता है P बराबर Q × 2L। हमने इसे इस प्रकार से तोड़ा कि यहाँ पर एक सूत्र बन गया, इसलिए हमने इसे कुछ इस प्रकार से लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए P बराबर क्या मिला, हमारा E बराबर मिला हमें P/4πε0 2R बटे में R² - L² का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि R जो है बहुत बड़ा है, R जो है ना वह L से बहुत बड़ा है, तब क्या होगा, R² भी L² से बड़ा होगा। यदि R बड़ा है L से तो R² भी L² से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, मतलब ये अगर R बड़ा है तो L को आसानी से मार देगा, तो यहाँ पर वही काम होता है, L मर जाता है। तो मिल जाता है हमें E बराबर P/4πε0 और मिल जाता है 2R/R⁴ मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसे अगले पेज में फिर से बताते हैं। हमें क्या मिला, E बराबर हमें मिला P/4πε0 2R/R⁴। अब देखिए एक R से हमने एक R को काट दिया, तो नीचे में कितना R बचे, 3 R बचे, तो उसे लिख देंगे। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए 1/4πε0 गुणित 2P/R⁴। ठीक है, ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है ना, इतना हल करने के बाद हमें जो ये सूत्र प्राप्त हुआ, इसे ही सूत्र कहते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के। यही अभीष्ट व्यंजक है। यही जो हमने आंसर लाया वही अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। निरक्षीय स्थिति के लिए अलग सा वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए निरक्षीय स्थिति को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।